बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ मैं हूँ हसनैन ख्वाजा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हमारे पास इनके एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, हम आपके साथ शेयर करेंगे। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये हुकूमत, ये कंपनी नहीं चलेगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो इख्तलाफात की खबरें थीं वो मंजर आम पर आ गई हैं। पीपल्स पार्टी शहबाज हुकूमत से कुछ अहम मुतालबात सामने रख रही है, मगर शहबाज शरीफ इस पोजीशन में नहीं है कि वो बिलावल को, पीपल्स पार्टी को उनके मुतालबात पूरे करने की किसी किस्म की यकीन दहानी करा सकें, क्योंकि हतमी फैसलों का इख्तियार लंदन में बैठे मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के पास है। शहबाज शरीफ ने बरह रास्त बिलावल को ये कहा है कि आप जाके लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात करें और आपके जो भी मुतालबात हैं उनके सामने रखें। बिलावल और पीपल्स पार्टी के क्या मुतालबात हैं वो हम आपको बताते हैं। पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में जो आइनी ओहदे हैं वो डिमांड कर रही है। एक वो चाहती है कि ऐवान बाला चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होना चाहिए। उसका लॉजिक ये पेश कर रहे हैं, दलील ये दी जा रही है कि चूँकि ऐवान बाला में सेनेट में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है, नशस्तें ज़्यादा हैं, तो पावर शेयरिंग फार्मूले के तहत चेयरमैन सेनेट उनका होना चाहिए। क्योंकि नेशनल असम्बली में मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत थी, तो हमने खुले दिल के साथ मुस्लिम लीग नून को कहा कि वो अपना वजारत उज़्मा का उम्मीदवार सामने लाए। इसके अलावा वो सदर के ओहदा भी उन्होंने अपनी इस डिमांड में रखा है, और गवर्नर पंजाब का ओहदा भी वो लेना चाह रहे हैं। अब सदर का ओहदा कैसे लेंगे, इसके बारे में कल हमने आपको वाज़ेह तौर पर बताया था कि सदर का ओहदा इम्पीचमेंट मुआवजा नामुमकिन है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत जो है उसके पास 2/3 अक्सरियत मौजूद नहीं है। 297 अरकान चाहिए सदर को मुआवजे के लिए। अगर मुआवजा कामयाब हो तो हुकूमत के पास 297 नंबर हों, जो कि नामुमकिन लग रहा है। और इसके अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी जाएंगे नवाज शरीफ के पास और वहाँ पे अपना मुतालबात पेश करेंगे। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शायद नवाज शरीफ दिल पर पत्थर रखते हुए पीपल्स पार्टी के 3 में से 2 मुतालबात मुमकिन तौर पर तस्लीम कर लें, क्योंकि नवाज शरीफ ये समझते हैं कि जब तक इंतखाबी इस्लाहात नहीं होंगे पाकिस्तान में आम इंतखाबात का कोई फ़ायदा नहीं है। शायद इंतखाबी इस्लाहात तक मुस्लिम लीग नून की मजबूरी है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ चाहते ना चाहते हुए अपना ये इत्तेहाद बरकरार रखे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो इत्तेहाद है ये गैर फितरी इत्तेहाद है। ये सिर्फ मफाद और मतलब और एक दूसरे के साथ जब तक काम हो तो इनका इत्तेहाद रहता है, वरना ये दोनों एक दूसरे की बहुत मुखालिफ इनका नुक्ता नज़र है। नाज़रीन, आज खुदा करके काबीना ने अपनी हल्फ बर्दारी की। 34 रुकनी काबीना ने हल्फ बर्दारी उनकी हुई। 30 वफाकी वज़रा और 4 वज़रा ममलकत ने अपने ओहदों का हल्फ उठाया। इतनी भारी भरकम फ़ौज ज़फ़र मौज काबीना की, उसके बाद अवाम के जहनों में ये सवाल उठ रहा है कि क्या शहबाज हुकूमत जो नारा लेकर आए थे गुरबत मुकाओ अवाम को रिलीफ, क्या वो ये 34 रुकनी काबीना के ज़रिए अवाम को किसी किस्म की कोई रिलीफ दे सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि वो 34 रुकनी काबीना इस तरह बनाई गई है जैसे ये कोई 5 साल का मैंडेट लेकर आए हैं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये 34 रुकनी काबीना सिर्फ इत्तेहादियों को नवाजने के लिए बनाई गई है, और पावर शेयरिंग फार्मूले के तहत पीपल्स पार्टी को हिस्सा दिया गया है, JUIF को हिस्सा दिया गया है, मुस्लिम लीग काफ के जो तारिक बशीर चीमा थे उनको हिस्सा दिया गया है, अवामी जमहूरी वतन पार्टी के शाहज़ैन मुफ्ती को भी हल्फ दिया गया, अगरचे अख्तर मेंगल के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं बलूचिस्तान को लेकर और वो काबीना का हिस्सा नहीं बने। लेकिन बहरहाल ये आज इंतहाई मायूसी हुई है पाकिस्तान के अवाम को कि इतनी भारी काबीना की क्या ज़रूरत थी। अगरचे शहबाज शरीफ हुकूमत में आने से पहले अपोजिशन में जब थे तो वो अवाम के दुख और दर्द को बहुत ही बुलंद बाबांग तरीके से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो उसका नुक्ता नज़र उठाया करते थे, मगर आज काबीना की हल्फ बर्दारी के बाद अवाम में काफ़ी मायूसी हुई है। नाज़रीन, हम आपको बताएं कि आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है, और वजारत उज़्मा का हल्फ उठाने के बाद ये आर्मी चीफ की पहली मुलाकात थी शहबाज शरीफ साहब के साथ। पाक फ़ौज अपना DGISPR भी एक वाज़ेह मौक़िफ़ दे चुके हैं कि पाक फ़ौज का सियासत से किसी किस्म का कोई अमल दखल नहीं। यकीनन ये एक खुश आइन बात है,
اور لگتا ایسے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس بات کو اپنے ماضی کے جو تلخ تجربات ہوئے، جو ماضی کی غلطیاں تھیں، ان سے سیکھنے کے بعد یہ حتمی فیصلہ کیا ہے کہ وہ پاکستان کے سیاسی معاملات میں کسی قسم کی اب مداخلت نہیں کریں گے۔ یہ جمہوریت کے لیے ایک نیک شگون ہے کہ ایک طاقتور ادارہ پاک فوج اپنے آپ کو سیاسی عمل سے پیچھے کر رہا ہے۔ ہم آپ کو بتائیں کہ عمران خان کل اپنی سوشل میڈیا ٹیم سے انہوں نے مخاطب ہونے کا اعلان کیا ہے، اور جمعرات کو لاہور میں جلسے کی تیاریوں کو بھی حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب کا جو اس وقت بیانیہ ہے وہ براہ راست تصادم اور ٹکراؤ کی طرف ہے، اور ان کی توپوں کا رخ پنڈی کی طرف ہے۔ اگرچہ پاک فوج کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں عمران خان صاحب کے بیانیے کو بالکل مسترد کر دیا گیا تھا، لیکن عمران خان اس وقت ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور مزاحمت کے بیانیے کو لے کر آگے جا رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید مزاحمت کے بیانیہ جو مزاحمت کا وہ اپنائیں گے اس سے ان کو فائدہ ہوگا، لیکن شاید اس وقت صورتحال مختلف ہے، اور ان کی عمران خان صاحب کی ایک ایک گفتگو پر بہت گہری نظر رکھی جا رہی ہے۔ عمران خان کہیں ایسا نہیں کہ ان کی گفتگو سے پاکستان میں کہیں کسی قسم کی انارکی یا انتشار پھیلے، تو کیا یہ بھی ہو سکتا ہے، کیا ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کی تقریر پر نیشنل میڈیا پر پابندی لگ جائے؟ کیونکہ یہ ایک مثال بہرحال موجود ہے، ایک ایکسپیریمنٹ ہو چکا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف صاحب نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ اپنایا تھا اور وہ براہ راست مخاطب ہونا شروع ہو گئے تھے اور کھلا وہ اسٹیبلشمنٹ کو ہدف تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، تو پاکستان کے نیشنل میڈیا پر ان کی تقریر پر پابندی لگی تھی۔ اور کیا اب اگر عمران خان اسی راستے پر اگر گامزن ہیں تو کیا ان کی تقریر پر پابندی لگ سکتی ہے؟ یہ اس کو بلکہ ہم خارج از امکان نہیں قرار دے سکتے۔ ناظرین، ہم نے کل آپ کو بتایا تھا کہ پنجاب میں آئینی بحران ہے، اور گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ وہی جو آئینی اعتراضات ہیں اس بنیاد پر وہ چاہ رہے ہیں کہ عثمان بزدار جن کو عمران خان صاحب نے کل تسلیم کیا تھا کہ عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانا غلطی تھی، مگر اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کسی طریقے سے عثمان بزدار کے استعفے پر آئینی معاملات، آئینی بحران کا ذکر کر کے ان کا استعفیٰ منظور نہ ہو۔ لیکن ایسا لگتا نہیں ہے کہ ان کا استعفیٰ منظور نہ ہو، کیونکہ یہ معاملہ آلریڈی عدالت میں موجود ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس استعفے کارڈ پر سیاست کرنا چاہ رہی ہے، کیونکہ ابھی حمزہ شہباز کی جو ووٹنگ ہوئی تھی قائد ایوان کے انتخاب کے لیے وہ معاملہ عدالت میں گیا تھا۔ عدالت نے ہی احکامات دیے تھے کہ ووٹنگ ہوگی اور اس کو چیئر ڈپٹی اسپیکر جو ہے مزاری صاحب وہ کریں گے، تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وسیم اکرم پلس کی واپسی ناممکن ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتائیں کہ کیا بلاول بھٹو زرداری حلف اٹھائیں گے؟ یہ ایک $1 ملین سوال ہے۔ اس کا جواب ہمارے پاس کچھ اس طرح ہے۔ جو پیپلز پارٹی کے 2 دھڑے ہیں بلاول کی کابینہ میں شمولیت کے حوالے سے، ایک دھڑا چاہتا ہے کہ بلاول کابینہ کا حصہ بنے اور بطور وزیر خارجہ اپنے سیاسی کریئر کا باضابطہ طور پر وہ آغاز کریں، جبکہ دوسرا دھڑا یہ چاہتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک پارٹی کے سربراہ شہباز شریف کی ٹیم میں ان کی انڈر کام کریں۔ جو بلاول کو کابینہ میں دیکھنا چاہتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے، ان کی منطق یہ ہے کہ چونکہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی بطور وزیر خارجہ اپنی مقبولیت حاصل کی، عوام میں پذیرائی ان کو ملی تھی، تو بلاول بھی اپنے نانا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عملی جدوجہد کا آغاز بطور وزیر خارجہ کریں۔ لگتا یہ ہے کہ اگر تو لندن میں ان کے معاملات کامیاب ہو گئے اور نواز شریف صاحب اور ان کے درمیان بریک تھرو ہو گیا، جو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پوائنٹ پر کچھ دو کی پوزیشن پر ہو جائے گا، تو بلاول بھٹو کابینہ میں آ سکتے ہیں۔ ناظرین، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے بھی 2 دھڑے اس وقت بن چکے ہیں۔ ایک دھڑا چاہتا ہے کہ وہ ملک میں الیکشن جلد سے جلد ہونے چاہیے، دوسرا دھڑا چاہتا ہے کہ الیکشن نہیں ہو۔ جو الیکشن کا حامی دھڑا ہے ان کی رائے یہ ہے کہ ہم اگر عوام میں جائیں گے تو عوام کے پاس ہم کیا نعرہ لے کر جائیں گے، عوام کو کیا کہیں گے کہ ہم نے صرف عمران خان کو ہٹانا تھا۔ اگر تو 3 سے 4 مہینے میں وہ کچھ ڈلیور نہیں کر سکتے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اب ماضی کی باتیں ہو جائیں گی کہ عمران خان نے مہنگائی کی، عمران خان نااہل تھے، عمران خان کے پاس ٹیم نہیں تھی، عمران خان گورننس نہیں کر سکے، عمران خان ملکی معیشت کو بہتر نہیں کر سکے۔
अब अगर आपने इक़्तिदार में आए हैं तो अब आपकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि आप कुछ ऐसा करें ताकि अगले इंतखाबात में जो आप कोई इंतखाबी नारा या कोई मंशूर लेकर जाएँ, वरना अवाम बज़ाहिर आपके इस बात पर यकीन करने के लिए कतई कायल नहीं होंगे। जो इस वक्त आइनी बहरान की सूरत हाल है पाकिस्तान में, अपोजिशन नाम की फ़िलहाल कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के अगरचे इस्तीफ़े मंजूर नहीं हुए, लेकिन वो हतमी तौर पर यह फैसला कर चुके हैं कि वो सड़कों पर आएंगे और पार्लियामान की बजाय सड़क सियासत के ज़रिए आवाम में अपना बयानिया मकबूल करने की कोशिश करेंगे और आवाम को अपना हामी बनाएंगे। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कुछ हालात ऐसे करवट ले रहे हैं कि शायद पाकिस्तान में ये हुकूमत ज़्यादा देर तक नहीं चल सकेगी, और शायद इस साल के एंड दिसंबर के बारे में शायद कुछ खबरें आ रही हैं कि मुमकिन तौर पर पाकिस्तान में आम इंतखाबात दिसंबर में हो सकते हैं, यानी कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो सकते हैं, और ये शहबाज हुकूमत अपने 1.5 साल जो तकरीबन कम व बेश हैं वो पूरे नहीं करती नज़र आ रही। नाज़रीन, हम आप प्रोग्राम के आखिर में हम आपको बताएंगे NA-33 हंगू में जो इतवार के दिन ज़िमनी इलेक्शन हुए उसमें तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने कामयाबी समेटी और मौलाना फजल रहमान साहब की जमात को शिकस्त हुई। अगरचे शिकस्त और जीत का मार्जिन बहुत कम था, तो तकरीबन कोई 3,500 से 4,000 के दरमियान वोटों का फ़र्क था, लेकिन हम आपको अंदर की बात ये बताएं कि इस इंतखाबात के बाद मौलाना फजल रहमान साहब के भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं और उन्होंने ये शिकवा किया है कि इस इंतखाबात में उनकी इत्तेहादी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने उनकी हिमायत नहीं की, जिसकी वजह से वो ये इलेक्शन हारे हैं। हमारी वहाँ के मकामी लोगों से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि वहाँ के लोगों ने हमदर्दी की बुनियाद पर इमरान खान को वोट दिया है, क्योंकि वो समझते थे कि इमरान खान को मुद्दत मुकम्मल करने देनी चाहिए थी और उनको वक्त से पहले तहरीक अदम-ए-एतमाद के ज़रिए हटाना नहीं चाहिए था। दूसरा, वहाँ पर कुछ इल्ज़ामात लगे हैं, JUIFA ने सरकारी वसाइल का इस्तेमाल लगे हैं, अगरचे क़यामत पख्तूनख्वा हुकूमत ने इनको कतई तौर पर मुस्तरद कर दिया है, लेकिन एक अहम बात यह है कि वहाँ पर मजहबी जमात ग़ालिबन जमात इस्लामी ने वहाँ पे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की हिमायत की है, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ को अगरचे ये नशिस्त पहले भी उन्हीं की थी, लेकिन ये नशिस्त कामयाबी उन्होंने हासिल की। इसकी नशिस्त की कामयाबी की टाइमिंग्स बहुत अहम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ तहरीक इंसाफ इस्तीफ़े भी दे रही है और दूसरा वो इलेक्शन में भी हिस्सा ले रही है, तो ये एक उनकी स्ट्रेटजी है। अब वो ग़ालिबन ये इसकी हल्फ बर्दारी के बाद तहरीक इंसाफ के ये उम्मीदवार भी इस्तीफ़े का ऐलान कर देंगे। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे आपके साथ नई खबरों और तबसरों के साथ। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना, अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने करीबी अजीज़ों का सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।